हेलो माय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंकित प्रताप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लास्ट टॉपिक में हमने बैंडिंग इक्वेशन को सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। बैंडिंग इक्वेशन के सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, आई सेक्शन और बैंड उसका डेरिवेशन, उसके न्यूमेरिकल्स भी इन्होंने सॉल्व किए थे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उस चैप्टर में लेकर तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आप भेजिए मेरे को, मैं न्यूमेरिकल्स आपका सोल्यूशन मैं दूँगा। मैंने कुछ अनसॉल्व भी सॉल्व करे थे वहाँ पर। जो आज स्टडी करने जा रहे हैं वो आज है हमारा थिन सिलेंडर। तो थिन सिलेंडर के बारे में स्टडी करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का स्कोप बहुत ही अच्छा है। यूनिवर्सिटीज़ में जैसे आपका ए के टी यू में बहुत ही अच्छे यहाँ पर क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और यहाँ से स्कोर करना बहुत ही आसान है। इस चैप्टर में बहुत ही आसान से ये चैप्टर के फॉर्मूले आप ड्राइव भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। इसको न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं, पूछता ज़रूर है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थिन सिलेंडर, थिक सिलेंडर एंड स्पेयर। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो थिन सिलेंडर है। तो थिन सिलेंडर को स्टडी करने से पहले या फिर थिक सिलेंडर को स्टडी करने से कुछ देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। चलिए हम बात करते हैं आज थिन सिलेंडर की। द सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल सेल्स आर द प्रेशर वेसल्स दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फ्लूइड और कैरिंग द फ्लूइड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ कि सिलेंडर या स्पेयर का हम जो यूज़ करते हैं वो मेनली फ्लूइड को स्टोर करने के लिए करते हैं, या फिर फ्लूइड को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसका यही मतलब है इस पैराग्राफ का। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे अगर मैं बात करूँ कि जो पेट्रोल पंप में जो ट्रक्स आते हैं फ्यूल्स लेकर, वो फ्यूल वहाँ पर स्टोर किया जाता है। तो जो ट्रक का जो सिलेंड्रिकल शेप होता है वो आपका जो एग्जाम्पल है वो एक थिन सिलेंडर का एग्जाम्पल है। ओके, लेकिन हम ये बात कैसे कह पाएंगे कि ये थिन सिलेंडर है या फिर ये आपका थिक सिलेंडर है? तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं हमारे लिए, तो उसको समझते हैं कि हम कैसे कह पाएंगे कि ये थिन सिलेंडर है या थिक सिलेंडर है। तो यहाँ पर समझते हैं, ए सिलेंड्रिकल वेसल और सेल में बी थिन और थिक डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ द प्लेट इन रिलेशन टू द इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। यानी कि T अपॉन डी, यानी कि अगर ये सिलेंडर है तो इसकी थिकनेस मैंने मान ली T है। जैसे ये जो पोर्शन है ये यहाँ से लेकर इसकी क्या होगी, इसको मैंने थिकनेस बोल दिया है। इसको मैंने क्या बोल दिया? थिकनेस बोल दिया। तो थिकनेस मतलब T, यहाँ पर जो लिखा हुआ मैंने, तो यहाँ पर देखिए ये T है और ये इसका इंटरनल डायमीटर और ये भी थिकनेस है। तो यहाँ पर T और D में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि अगर इंटरनल डायमीटर ज़्यादा है 20 टाइम थिकनेस, किससे? 20 टाइम थिकनेस से अगर ज़्यादा है इंटरनल डायमीटर तो वो सिलेंडर कहलाता है थिन सिलेंडर। या इसको एक तरह से और ले सकते हैं, इसको 1/20 इज ग्रेटर देन T/D, या एक बात और बोल सकते हैं T/D इज लेस देन 1/20। कहने का मतलब सेम है। यहाँ से हम कंडीशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं कि हम सिलेंडर को कह पाएंगे कि ये आपका थिन सिलेंडर है या फिर आपका ये थिक सिलेंडर है। तो इस कंडीशन से हम फाइंड कर पाते हैं। अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी कि 20 टाइम्स थिकनेस ज़्यादा हो जाए इंटरनल डायमीटर से, तो ये बन जाता है थिक सिलेंडर, ये कंडीशन। या फिर इसको लिख सकते हैं 1/20 इज लेस देन T/D, या लिख सकते हैं थिकनेस अपॉन इंटरनल डायमीटर इज ग्रेटर देन 1/20। अगर ये कंडीशन आती है तो हम कह पाएंगे सिलेंडर हमारा कैसा है? थिक सिलेंडर है। ओके, आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है सिलेंडर का, जिसके अंदर कोई फ्लूइड है। अब फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड आपका लिक्विड भी हो सकता है, फ्लूइड आपका गैस भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर तो आपने समझ लिया कि थिन या थिक सिलेंडर को पहचानना कैसे, समझना कैसे है। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की कि थिन सिलेंडर के एग्जाम्पल क्या है, तो अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, एग्जाम्पल ऑफ दी थिन प्रेशर वेसल या थिन सिलेंडर, पाइप्स एंड पंप सिलेंड्रिकल सिलेंडर्स, वाटर एंड गैस टैंक्स, बॉयलर्स एंड शॉक एब्जॉर्बर। थिन सिलेंडर जनरली ऑपरेट अंडर प्रेशर अप टू 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर लीजिए आप न्यूटन पर एम स्क्वायर में, वो तो यूनिट है, कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि थिन सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर होगा, जो भी इसके अंदर फ्लूइड है उसकी वजह से जो प्रेशर होगा, उसकी वजह से सिलेंडर की वॉल में जो प्रेशर डेवलप हो रहा होगा, तो यानी उसका जो इंटरनल फ्लूइड के जो प्रेशर होगा वो 30 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते। किसके लिए? थिन सिलेंडर का। ये एग्जाम्पल्स मैंने बता ही दिए हैं आपको। पाइप एंड पम्प्स, यानी पम्प का जो पाइप्स होते हैं,
सिलेंडर का शेप में। वाटर एंड गैस टैंक, बॉयलर हो गया, ये सब इसमें एग्जाम्पल आते हैं। ये थिन सिलेंडर के एग्जाम्पल है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका पेट्रोल और डीजल लेकर आता है ट्रक, उसका शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो वहाँ पर इसकी थिकनेस क्या होती है, बहुत ही कम होती है। जब उसको हम कंडीशन से फाइंड आउट करते हैं, यानी इस कंडीशन का यूज़ करते हैं, डी इज ग्रेटर देन टोटल थिकनेस, तो ये मिलता है हमको उसके लिए। इसलिए मैं क्या बोलूँगा, उसको थिन सिलेंडर बोलूँगा। ओके, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल ऑफ थिक सिलेंडर की या थिक प्रेशर वेसल्स की, तो हाइड्रोलिक प्रेशर सिलेंडर एंड पाइप, कंपोनेंट ऑफ हाई प्रेशर स्टीम एंड हाइड्रोलिक मशीन, gun cases, thick cylinder are used where operating pressure are quite high such as 250 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि जो एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ थिक सिलेंडर की, थिक सिलेंडर जो भी होगा उसके अंदर जो भी फ्लूइड होगा, उसका जो प्रेशर होगा वो 250 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होगा या इसके बराबर होगा। अगर जो भी सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है वो 250 या उससे ज़्यादा है, तो वो आ जाएगा आपका किस में, वो आपका आ जाएगा थिक सिलेंडर में। ओके, बात समझ में आ गई। अब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं थिन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो थिन सिलेंडर एक बात समझ लीजिए, थिकनेस बहुत ही कम होने के कारण उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में जो भी स्ट्रेस इंड्यूस होगा उसको मैं मानूंगा यूनिफॉर्म। जो ये बात मैंने बताई है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा, आगे मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर थिन सिलेंडर है, तो यहाँ पर दो तरह के स्ट्रेस डेवलप होते हैं तीन तरीके से हैं। एक सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, जिसको आप हुप स्ट्रेस भी बोलते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडल, जिसको आप एक्सियल स्ट्रेस बोलते हैं, एक होता है आपका रेडियल स्ट्रेस, जिसको आप रेडियल स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, तो समझते हैं। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को डिफाइन किया गया, दीज एक्ट इन ए टेंजेंशियल डायरेक्शन टू सर्कमफ्रेंशियल ऑफ द सेल। मतलब कि ये अगर मान लो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का अगर सर्कल शेप होता है, तो ये इसकी थिकनेस है, तो यहाँ पर टेंजेंट जो लगता है सर्कमफ्रेंस है, तो सर्कमफ्रेंस का जो टेंजेंट लगेगा स्ट्रेस, उसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। ओके, बात समझ में आ गई। अगर नहीं है तो समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक थिन सिलेंडर है, इसकी थिकनेस बहुत ही कम है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इसकी क्या है, ये इसकी सर्कमफेरेंस है, यानी ये सर्कमफेरेंस है। इस सर्कमफेरेंस के यानी कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, यानी किसी भी पॉइंट पर अगर मैं फाइंड आउट करूँगा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, यानी कि ये टेंजेंट होगा इस तरीके से। ये स्ट्रेस की जो डायरेक्शन दिख रही है, पेन वाला जो रखा हुआ है, यानी कि एक स्ट्रेस, ये स्ट्रेस जो जनरेट होगा सर्कमफेरेंशियल, यानी सर्कमफेरेंस के टेंजेंट जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो हो जाएगा आपका सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। ओके, या बोलते हैं इसको हुप स्ट्रेस। जो दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल एंड एक्सियल स्ट्रेस। तो यहाँ बात समझ में आ रही बात, लॉन्गिट्यूडनल यानी लेंथ के अलॉन्ग, दीज एक्ट पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब देखिए ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो एक्सिस होगा वो यहाँ कहीं होगा, सेंटर में होगा, ये लेंथ के अलॉन्ग होगा, ये सेंटर में, ठीक। तो इस लेंथ के अलॉन्ग जो आपका स्ट्रेस इंड्यूस होगा इस पर्टिकुलर थिकनेस में इस तरीके से, यानी कि लेंथ के अलॉन्ग जो आपका स्ट्रेस इंड्यूस होगा इसको आप बोलेंगे सिग्मा एल। अब देखो आप बोल रहे हो स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस को अगर मैं फोर्स में कन्वर्ट करूँगा तो उस एरिया से मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाता है रेस्टिंग फोर्स। तो एक बात समझ में आती है कि ये जो आपका स्ट्रेस यहाँ पर डेवलप होगा, ये सर्कमफेरेंस यानी कि इस जहाँ पर मटेरियल होगा, इस सरफेस की जो सर्कमफेरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ, तो ये हो गया टेंजेंट वाला, और ये स्ट्रेस से डेवलप होगा लेंथ के लॉन्ग, तो ये बन जाएगा क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। बात समझ में आई। इसलिए देखो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि इसको मैं बीच से कट कर दूँ तो ये मिलेगा हमको, यानी कि इस थिकनेस के अलॉन्ग ऐसे जो स्ट्रेस डेवलप होगा, इस थिकनेस क्रॉस सेक्शन जो होगा इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेस डेवलप होगा जिसको आप बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और टेंजेंट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा टेंजेंट। समझ बात आगे होगी मुझे लगता है, ठीक। आई समझ में आ गई। इसलिए मैंने डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश किया है कि ये आपका लेंथ के लॉन्ग जो होगा इसको बोला गया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और देखो सर्कमफ्रेंस के जो टेंजेंट होगा इसको बोलेंगे हम सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। ओके, अब देखिए जो मैं तीसरे स्ट्रेस की बात कर रहा था, रेडियल स्ट्रेस की मैं बात कर रहा था। अब एक्चुअल में यहाँ पर थिन सिलेंडर में थिकनेस बहुत ही कम होती है
और यहाँ पर जो रेडियल स्ट्रेस की जो वैल्यू आती है बहुत ही कम आती है, बहुत ही स्मॉल होती है, जिसकी वजह से इसको हम यहाँ क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए थिन सिलेंडर में याद रखिएगा सिर्फ दो तरह के स्ट्रेस ही इंड्यूस होंगे। एक तो होगा आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, जिसको आप हूप स्ट्रेस बोलते हैं, जो कि सर्कमफ्रेंस के टेंजेंट होता है, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, जो कि कहते हैं आपका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी उसके पैरेलल होगा, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा एल से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर एक्सियल स्ट्रेस। रेडियल स्ट्रेस को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, सिर्फ दो तरह के स्ट्रेस इंड्यूस होंगे, सर्कमफ्रेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो फिर वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे कि जो सिग्मा सी है या फिर जो सिग्मा एल की मैंने बात कही, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कैसे निकाला जाए या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए मैंने डायग्राम ड्रॉ किया होगा। अब देखिए सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस का मतलब ये, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस का मतलब ये कि सिग्मा सी या फिर हूप स्ट्रेस। अब यहाँ पर सिलेंडर का जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ये इसका हो गया इंटरनल डायमीटर। ये यहाँ इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कोई सिलेंडर के यहाँ से ही बंद होगा और ये इस साइड से भी क्या होगा, बंद होगा, क्लोज होता है दोनों से क्या होगा, क्लोज होगा। अब इसके अंदर कोई ना कोई फ्लूइड भर दिया गया, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पर मैंने बात कही है कि मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करना है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस के लिए, सिग्मा सी की वैल्यू मुझे निकालनी है प्रेशर और डायमीटर में। तो इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो कितना मैंने मान लिया, स्मॉल p मान लिया है। इसका इंटरनल डायमीटर कितना मान लिया, स्मॉल d मान लिया है। और इसकी जो थिकनेस उसको मैंने मान लिया स्मॉल t मैंने मान लिया। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए कभी भी सिलेंडर अगर फेल हो सकता है तो दो तरीके से फेल होगा। या तो सिलेंडर फेल होगा लेंथ के लॉन्ग या जाएगा सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लो कोई ये सिलेंडर है तो या तो ये ऐसे फेल हो जाएगा, ठीक है, इस तरह फेल हो जाएगा, ठीक। या तो अगर ये इसमें बस्टिंग होगी, अगर ये फूटेगा तो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए सिलेंडर है तो यहाँ इस तरीके से, ठीक, इधर ही बंद रहेगा और इस साइड में क्या रहेगा, ये क्लोज रहेगा। तो ये तो इस तरह से ब्रेक होगा, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की मैं बात कर रहा होता हूँ तो यहाँ पर हमें ये मानना होता है कि जो सिलेंडर में बस्टिंग होगी या तो वो कैसे हो सकता है, ऐसे। अब देखो ये ऐसे बस्ट हुआ तो ये लेंथ लॉन्ग डायरेक्शन हुआ नहीं हुआ, यानी ये लेंथ के लॉन्ग जा रही थी तो इसी को तो लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर यही मैंने डायग्राम आपको दिखाने की कोशिश किया इस तरीके से, डायग्राम जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इसका इंटरनल डायमीटर हो गया, ये इसका लेंथ हो गया, ठीक। और इस पर्टिकुलर ये जो थिकनेस है इसी के परपेंडिकुलर यानी इस तरीके से क्या लग रहा होगा, सिग्मा सी सिग्मा सी सिग्मा सी, इधर से लग रहा है सिग्मा सी सिग्मा सी सिग्मा सी और सिग्मा सी, ठीक। अब यहाँ पर वही लिखा हुआ कंसीडर द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। सिग्मा सी को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस से, पी इंटरनल प्रेशर हो गया, डी आपका इंटरनल डायमीटर सिलेंडर हो गया और टी क्या हो गया, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हो गया। अब देखिए फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, इसी को बोलते हैं बस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। बस्टिंग फोर्स ये बोलते हैं कि अगर सिलेंडर बस्ट ऐसे हो गया, इस तरह से बस्ट होगा, या तो इस तरीके से बस्ट होगा और सिलेंडर या तो बस्ट होगा इस तरीके से, इस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर सिलेंडर इस तरह से बस्ट हो रहा है, ऐसे बस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फ्लूइड के अंदर क्या होगा, इस सिलेंडर के अंदर क्या होगा, फ्लूइड होगा। अब वो चाहे लिक्विड हो चाहे क्या है आपका गैस हो। तो वही लिखा हुआ फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स डेवलप हो रहा है इंटरनल प्रेशर की वजह से, जो कि अंदर फ्लूइड की वजह से, तो वो फोर्स की वैल्यू क्या है। इसी फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर को हम बोलते हैं बस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्यों बस्टिंग फोर्स बोलते हैं, अगर हम फ्लूइड का प्रेशर इतना बढ़ा दें, अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर बढ़ाते इतना बढ़ा दिया जाए कि ये इस तरह से क्या हो जाए, बस्टिंग हो जाए, हो सकता है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम प्रेशर का मल्टीप्लाई किससे करें, एरिया से। तो इंटरनल जो प्रेशर दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, स्मॉल पी ले लिए भाई। जब एरिया की बात करोगे तो यहाँ पर एरिया कौन कहते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखिए ये बस्टिंग वाला पार्ट है जो इसको मैंने हाफ किया होगा दो पार्ट में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरनल डायमीटर ही मैंने बोला हुआ है। ये क्या है, इंटरनल डायमीटर, ठीक। यहाँ तक की लेंथ कितनी है,
L। अब मैं जो मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो इस तरीके से लग रहा होगा, मतलब यहाँ से लेकर अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन को ही एरिया दिखाऊँ, जो कि यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए, मतलब अगर मैं इस पोर्शन को सिर्फ ये मान लूँ ऐसे, मतलब ये आपका डायमीटर दिया हुआ था और ये आपका L दिया हुआ था। अब यहीं पर तो प्रेशर लग रहा था, इसी सरफेस पे तो सिर्फ प्रेशर लग रहा है, तो ये तुम्हारा क्या बोल देंगे इसको, D इंटू एल को बोलेंगे प्रोजेक्टेड एरिया। D इंटू एल को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया। मतलब ये जो आपका कर्व दिख रहा है, ये कर्व ना मान के हमने एक प्लेन मान लिया है, क्योंकि दो पार्ट में होता है ना, ये इस तरीके से होता है, ठीक, इस तरीके होगा। इसको अलग करो तो ये मान लेते हैं कि जो प्रेशर होगा वो नीचे भी लग रहा होगा और वो प्रेशर ऊपर भी लग रहा होगा, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, बस्ट कर दिया इसको, तो इस तरीके से, तो इस तरीके से बस्ट हो जाएगा, इस तरीके से बस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर रहा हूँगा तो यहाँ का प्लेन ले लेंगे, यहाँ का ये प्लेन ले लेंगे, यानी कि इंटरनल डायमीटर और लेंथ, जो कि आपको इस तरह दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक। अब ये प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पर लेने के बाद आपने जो वैल्यू निकाली है बस्टिंग फोर्स की, या फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, जो इस सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर था उसके जो फोर्स क्रिएट हुआ वो वैल्यू तो निकाल ली, तो P इंटू डी इंटू एल, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर मैं बात कर रहा हूँ रेजिस्टिंग फोर्स की। अब रेजिस्टिंग फोर्स का आने का मतलब स्ट्रेस आएगा, तो रेजिस्टिंग फोर्स इज डिवाइड बाई एरिया, इट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो रेजिस्टिंग फोर्स की बात कर रहे हो तो क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। अब समझिएगा मेरी बात को, अगर ये सिलेंडर इस तरीके से बस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इस थिकनेस का जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, इस क्रॉस सेक्शन पर यहाँ पर तो स्ट्रेस जनरेट होगा, यहीं पर तो स्ट्रेस जनरेट हो रहा था, ठीक। तो यहाँ पर इस थिकनेस पर सिग्मा सी और इस थिकनेस सिग्मा सी जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर जनरेट होने की वजह से ही ये बस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टिंग फोर्स कहाँ आएगा, इसी में तो जनरेट होगा रेजिस्टिंग फोर्स। जैसे मान लो सिलेंडर में अंदर प्रेशर बढ़ाओगे तो ये थोड़ा सा इसका डायमीटर इंक्रीज़ करेगा, लेकिन यही तो आपका रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट होकर उसको रोकने की कोशिश करेगा, उस फोर्स को, बस्टिंग वाले फोर्स को, या जो फोर्स आ रहा है फ्लूइड प्रेशर की वजह से, तो वही तो रोकने की कोशिश करेगा। अभी कहीं से काट, हर चीज़ बराबर ही आने वाला है, कहीं से कटिंग करोगे तो हमेशा शेप इसका ऐसे ही आने वाला है, ठीक। तो रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, या बोल सकते हैं कि ये रेजिस्टिंग फोर्स। अब सर्कल स्ट्रेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई देखिए ये है तो सर्कमफेरेंस का ही पार्ट ना, इसको यहाँ से देखो साइड से, भाई ये क्या होती है, ये सर्कमफेरेंस होती है। अब सर्कमफेरेंस में मैंने आपको बताया था कि यहीं पर तो सर्कमफेरेंस के जो टेंजेंट स्ट्रेस वही तो होगा, सर्कमफेरेंस स्ट्रेस, सर्कमफेरेंस के टेंजेंट जो स्ट्रेस होगा वही तो होगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर होगा इसके, तो टेंजेंट ही तो हुआ। तो यहाँ पर जो आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की जो वैल्यू निकालोगे तो स्ट्रेस का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, एरिया से। अब स्ट्रेस यहाँ पर कौन सा, जो कि मैंने इसको बोला हुआ है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस सिग्मा सी मल्टीप्लाई एरिया की बात करोगे तो देखिए यहाँ पर एक तो यहाँ का फोर्स होगा और एक यहाँ का फोर्स होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कितनी है, एल, इसकी थिकनेस कितनी थी, स्मॉल टी, तो टी इंटू एल करोगे तो ये एरिया मिल जाएगा आपका, यही तो एरिया मिलेगा आपको। अब इस एरिया में जब मल्टीप्लाई करोगे किसका, सिग्मा सी का, तो ये फोर्स बन जाएगा। अब लेकिन ये जो वैल्यू होगी सेम वैल्यू यहाँ पर भी आएगी, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। बात समझ में आ गई। तो सिग्मा सी मल्टीप्लाई बाई टी इंटू एल ये एरिया हो गया, लेकिन ये एक साइड का एरिया होगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये यहाँ का फोर्स और प्लस यहाँ का फोर्स बन जाएगा। यही दोनों फोर्स मिलकर इस बस्टिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। जब तक इस बस्टिंग फोर्स के ये रेजिस्टिंग फोर्स इक्वल रहेगा तब तक सिलेंडर 2 पार्ट में ब्रेक नहीं हो पाएगा, फेलियर नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही ये बस्टिंग फोर्स की वैल्यू इस रेजिस्टिंग फोर्स से ज़्यादा हो गई, वैसे क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से 2 पार्ट में फेल हो जाएगा या फिर बस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जो मैं बोला हुआ हूँ इसको मैं बस्टिंग फोर्स ही बोल सकता हूँ, इसको मैं बस्टिंग फोर्स ही बोल सकता हूँ। अब यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कि जब तक सिलेंडर में बस्टिंग नहीं हो रही है, सिलेंडर 2 पार्ट में ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से दोनों इक्वल कर देंगे और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये एल एल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचेगा
वो क्या बचेगा, वो बचेगा सिग्मा सी इक्वल टू पी डी अपॉन टू टी, ये वैल्यू बचेगी आपको। बात समझ गई। अब इसी को बोलेंगे सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। अब ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली किसके टर्म में, प्रेशर और डायमीटर और थिकनेस के टर्म में। इसको बोलते हैं सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या इसको बोलते हैं होप स्ट्रेस। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि ये लेंथ के लॉन्ग होता है। कंसीडर द सिलेंड्रिकल कट बाय ट्रांसवर्स सेक्शन फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द एंड ऑफ द सिलेंडर इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। मैं क्या होता है कि सिलेंडर दो तरह से फेल होगा, एक तो इस तरह से फेल होता है, और या तो अगर ऐसा फेल नहीं होगा तो सिलेंडर कैसे फेल होगा, इस तरह से फेल होगा। अब ऐसे फेल कैसे होगा, जैसे मान लो ये जॉइंट होता है, यहाँ भी क्लोज होता, ये थोड़ा सा बड़ा है, इतना बड़ा नहीं लगता है, ये मत समझिए, बस इतना दीजिए कि दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्लोज होगा और यहाँ से भी क्लोज होगा। अब अंदर का प्रेशर क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। बढ़ाने से क्या होगा कि इस एंड पर और इस एंड पर जो प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पर जो बंद होगा, प्रेशर जो लग रहा होगा, यानी कि आपका जो प्रेशर इस यहाँ पर क्लोजिंग है ना, तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा, इस साइड भी जो प्रेशर लग रहा होगा, तभी तो इसको दो पार्ट में से ब्रेक कर फेल कर देगा, तोड़ देगा या बस्ट कर देगा, फट जाएगा ना, इस तरह से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, दो पार्ट में अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर बस्टिंग फोर्स की बात करूं या फोर्स वो निकालूं जो आपका सिलेंडर के एंड पे लग रहा है। एंड का मतलब यहाँ पर यही है कि सिलेंडर है, यहाँ पर बंद होगा, यहाँ पर ही बंद होगा, तो जो ये बंद वाला पोर्शन है, जो ये बंद वाला पोर्शन है, जो ये बंद वाला पोर्शन, तो यहाँ पर होगा क्या, जब प्रेशर होगा तो प्रेशर मेरे इस पोर्शन में लग रहा होगा, इस पोर्शन में क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा, मतलब इस तरीके से ऐसे। ठीक, तो यानी कि ये मेरी क्या कहते हैं, इसे पाम पर मेरे कहते हैं प्रेशर आ रहा होगा, इधर भी पाम प्रेशर आ रहा होगा। तो मेरे कहने मतलब ये अगर दो पार्ट में ब्रेक होगा या तो बीच से फेल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जब दो पार्ट में ये ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब ये, दो पार्ट में ये ब्रेक हो रहा है तो मतलब ऐसे ब्रेक होगा, तो वो किस किस होगा, यहाँ के एंड प्रेशर ऑफ से यहाँ पे जो एंड पे लग रहा है प्रेशर लग रहा होगा, तो इसका मतलब वो फोर्स फाइंड आउट करना है। तो जब मैं बात करूंगा तो इस साइड फोर्स लग रहा होगा, इस साइड फोर्स लग रहा होगा, तो यदि दो पार्ट ब्रेक हो जाएगा तो यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, बस्टिंग फोर्स बन जाएगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन द एंड ऑफ द सिलेंडर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो प्रेशर का तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एरिया से, तो ये जो यहाँ पर जो क्लोजिंग है, ये जो इसका शेप देखोगे तो शेप कैसे दिखाई देगा, ये अगर साइड देखोगे तो ये आपको सर्कुलर दिखाई देने वाला है, यानी ये शेप, ये आपको सर्कुलर होगा। अब यहाँ पर ऐसे प्रेशर लग रहा होगा, परपेंडिकुलर इस सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा प्रेशर। तो अगर यहाँ पर तुम इसको फाइंड आउट करोगे प्रेशर फोर्स को, या उसको बोल सकते हैं बस्टिंग फोर्स, तो ये बराबर होगा प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया के। अब इसका एरिया अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है इसका एरिया सर्किल का। ठीक है, एरिया निकालोगे तो उसको हम डायमीटर में निकालोगे, क्या हो जाएगा, π/4 डायमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इंटरनल प्रेशर सिलेंडर के अंदर का होगा फ्लूइड की वजह से, तो ये बन जाएगा फोर्स। अब ये फोर्स जो कि बस्टिंग फोर्स है, जो कि इस सिलेंडर को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, ये सिलेंडर को तब तक दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएगा जब तक कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रहा होगा। भाई यही तो दो पार्ट में ब्रेक होने से रोकेगा, यहीं पर तो दो मान लीजिए इसे दो पार्ट में ब्रेक हो जाता, तो ये ब्रेक क्यों नहीं पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा, यहाँ पर ये दो पार्ट में ब्रेक क्यों नहीं पाएगा, यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक क्यों नहीं पाएगा, इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि ये जो थिकनेस वाला एरिया है, इसी एरिया में यहाँ पर ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होगा, या फिर रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ पर डेवलप हो रहा होगा, यानी यहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहा होगा। अब वो रेजिस्टिंग फोर्स आप किसे निकालोगे, तो आपको स्ट्रेस का मल्टीप्लाई एरिया से करना होगा। मैंने मान लिया कि इस पर्टिकुलर या थिकनेस जो है इस क्रॉस सेक्शन में यहाँ पर सिग्मा एल ऐसे लग रहा होगा, ये डायरेक्शन में सिग्मा। अभी सिग्मा एल जो ऐसे लग रहा होगा, इस सिग्मा एल को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा एरिया से, कौन से एरिया से, अब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, ये दिख रहा हो थिकनेस वाला जो है ये, तो इसका एरिया जब निकालोगे आप, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया से निकालेंगे, ये रिंग इसे दिखाई देगा आपको,
भाई इसी में तो आपका इस पोर्शन में जो इसमें ये थिकनेस है, इसी में तो आपका सिग्मा एल ऐसे लग रहा होगा। अगर मैं इसको कट कर दूँ और इसका इंटरनल रेडियस आर हो गई और डायमीटर डी हो जाएगा, इसको मैं अगर बी से कट कर दूँ तो ये आपका ये ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। अगर इसका पूरा लेंथ ये एक्चुअल में ये है इसलिए ऐसा कर ले रहे हैं ना, क्योंकि ये थिन सिलेंडर है, इसकी थिकनेस बहुत कम होती है इसीलिए। तो ये क्या आ जाएगा, पाई डी आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा 2 पाई आर। भाई ये 2 पाई आर होगा सरकमफेरेंस, तो ये लेंथ बन जाएगा और इसकी थिकनेस कितनी टी थी, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा पाई डी इंटू टी या 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई टी। ये तो इसका एरिया आपको मिलेगा। ठीक है, अब यही एरिया का जब मैं आपने स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, रेस्टिंग फोर्स बन जाएगा। अब स्ट्रेस की बात कर रहे हो जब तो ऑब्वियस और रेस्टिंग फोर्स ही बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर रेस्टिंग फोर्स की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए ये जो आपका बस्टिंग फोर्स है और ये जो आपका रेस्टिंग फोर्स है, ये सिलेंडर तब तक दो पार्ट डिवाइड नहीं होगा, जब तक डिवाइड नहीं होगा जब तक जो आपका बस्टिंग फोर्स होगा, बस्टिंग फोर्स ज़्यादा नहीं होता रेस्टिंग फोर्स से। भाई रेस्टिंग फोर्स की अगर वैल्यू ज़्यादा है बस्टिंग फोर्स से तो ऑब्वियस सी बात है कभी भी सिलेंडर बस्ट नहीं हो पाएगा। हाँ, जब इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाएगी, ये जो फोर्स है ये फोर्स को ये बैलेंस ना कर पाए, रेस्टिंग फोर्स को बैलेंस ना कर पाए, तब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बस्ट कर सकता है। तब आपका बस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आपका बस्टिंग फोर्स बराबर है रेस्टिंग फोर्स के, तब तक सिलेंडर बस्ट नहीं करेगा। तो वही मैंने कंडीशन यहाँ पर यूज कर ली। जब बस्टिंग फोर्स आपका ज़्यादा हो जाएगा रेस्टिंग फोर्स, तब ये बस्ट कर जाएगा। वही लिखा हुआ था, फेलियर और बस्टिंग ऑफ सिलेंडर टेक्स प्लेस व्हेन द फोर्स ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर एक्सीड द रेस्टिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इंड्यूस इन द मटेरियल। बात समझ में आएगी, जो बात मैं कह रहा था वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तब तक सिलेंडर बस्ट नहीं करेगा। तो मैंने वही इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा सिग्मा एल इक्वल टू पी डी अपॉन 40। अब यहाँ पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, डाई कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू आई पी डी अपॉन 2t और सरकमफ्रेंस स्ट्रेस की वैल्यू आई पी डी अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू आई पी डी अपॉन 40 और सरकमफ्रेंस स्ट्रेस की वैल्यू आई पी डी अपॉन 40। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत ही आसान है, इससे आसान चैप्टर नहीं है स्टैंडर्ड मटेरियल, इससे इसको बहुत ही आसान है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए एक बात ध्यान रखिएगा। हाँ, ये आपने देखा कि यहाँ पर दो तरह के स्ट्रेस डेवलप हुए। एक हुआ आपका सरकमफ्रेंस स्ट्रेस, एक हुआ आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। भाई रेडियल स्ट्रेस की मैंने बात ही नहीं कही, उसको मैंने नेगलेक्ट करके रखा हुआ है, उसकी वैल्यू बहुत ही कम थी। तो यहाँ पर ये तीनों स्ट्रेस, सरकमफ्रेंस स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मैं रेडियस की बात नहीं करता क्योंकि मैं नेगलेक्ट कर चुका हूँ। तो सिग्मा सी और सिग्मा एल आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। देखिए ये सिग्मा सी आपका सरकमफ्रेंस के अलाउ होगा, सिग्मा एल लेंथ के अलाउ होगा। ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो वही मैंने लिखा हुआ है, एट एनी पॉइंट ऑन दी सरकमफेरेंस ऑफ दिस सिलेंडर सेल द सरकमफेरेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आर ऑर्थोगोनल, मतलब वही 90 डिग्री, विच दे कंस्टिट्यूट द प्रिंसिपल स्ट्रेस। ऑब्वियस बात है, जब जहाँ पर जिस प्लेन पर ये सिग्मा एल और सिग्मा सी लग रहे हैं, दोनों प्लेन पर सी स्ट्रेस की बात ही नहीं हो रही है, तो दोनों कौन से बन जाएंगे, स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस बन जाएंगे। अब टाउ मैक्स निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम सी स्ट्रेस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ओके, तो टाउ मैक्स इक्वल टू होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। अब क्योंकि हमने देखा है कि सिग्मा सी की वैल्यू ज़्यादा है सिग्मा एल से, क्योंकि सिग्मा सी इक्वल टू पी डी अपॉन 2t है और सिग्मा एल इक्वल टू पी डी अपॉन 4t है, तो इसीलिए सिग्मा सी की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये सॉल्व करेंगे, यहाँ पर रखे वैल्यू, तो पी डी अपॉन 80 मिल जाएगा। याद रखिएगा, टाउ मैक्स मतलब मैक्सिमम सी स्ट्रेस इक्वल टू पी डी अपॉन 80 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं आपकी। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं इतना स्टडी करने के बाद। पहली बात यह है कि जो वॉल की थिकनेस है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तभी हम थिन बोल रहे हैं, ना भाई, तो तभी थिन बोल रहे हैं भाई। अब थिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थिकनेस क्या होगी, बहुत ही स्मॉल होगी। इसीलिए द वॉल थिकनेस इज स्मॉल, द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द क्रॉस सेक्शन कैन बी एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर सिग्मा सी और सिग्मा एल की वैल्यू में चेंजमेंट नहीं होगा, मतलब कि जो सिग्मा एल की वैल्यू है वो यूनिफॉर्म होगी, सिग्मा सी की वैल्यू जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। मतलब कहने का ये है
कि देखिए यहाँ पर इसके ऐसे लॉन्ग सिग्मा एल लग रहा था, तो सिग्मा एल यहाँ यानी कि इसके इंटरनल डायमीटर सिग्मा एल वही होगा, इसके आउटर डायमीटर सिग्मा एल वही होगा, इसके बीच में भी कहीं पर भी सिग्मा एल निकालोगे हर जगह सिग्मा एल क्या होगा, सेम रहने वाला है। ये मेरे कहने का मतलब है। अगर सरकमफेरेंस की बात करते हो तो सरकमफेरेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर निकालते हो सिग्मा सी की वैल्यू तो भी वही रहने वाली है, यहाँ पर निकालते हो सिग्मा सी की वैल्यू तो भी इसके बीच में निकालते हो, मतलब कि इस थिकनेस में जो सिग्मा सी की वैल्यू रहेगी वो यूनिफॉर्म रहने वाली है। वैसे ही लेंथ के अलॉन्ग जब निकालोगे तो इस थिकनेस में जो निकालोगे सिग्मा एल की वैल्यू वो यूनिफॉर्म रहने वाली है। ये सिग्मा सी और सिग्मा एल में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है भाई। थिकनेस ही बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग एजम्पशन मान के रखा होगा। ओके, द रेडियल स्ट्रेस इज नेग्लिजिबल, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। चाहे अगर आपका स्पेयर भी होगा ना, अगर थिन स्पेयर है तो भी अगर तो ये कंडीशन लागू होगी, और यहाँ पर रेडियल स्ट्रेस की वैल्यू क्या कर लेंगे हम लोग, नेगलेक्ट कर देंगे। अब समझिए सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, डबल होती है। मतलब कहने का ये सिग्मा सी इक्वल टू क्या था, पी डी अपॉन 2t, सिग्मा सी इक्वल टू क्या था, पी डी अपॉन 2t। देखिए सिग्मा सी इक्वल टू आया था पी डी अपॉन 2t आया था, और सिग्मा एल इक्वल टू आया था पी डी अपॉन 4t आया था। अगर मैं यहाँ पर सिग्मा एल को पी डी अपॉन 2 और 2t से डिवाइड कर दूँ तो मैं यहाँ क्या लिख पाऊँगा कि सिग्मा एल को लिख पाऊँगा सिग्मा सी डिवाइड बाई 2 लिख पाऊँगा। भाई इसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा सी की तो है, तो सिग्मा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स सिग्मा एल। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिग्मा सी आपका सिग्मा सी जो आपका लिखा हुआ है सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस इज ट्वाइस द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। फिर ये कह रहा है कि ऑब्वियसली द चांसेस ऑफ बस्टिंग द सिलेंडर लॉन्गिट्यूडनल। अब ये बात समझो भाई, देखिए मैंने क्या बताया था कि सिग्मा सी यानी कि जब आपका सिलेंडर इस तरह से बस्ट करेगा, तो मैं सरकमफ्रेंस की बात कर रहा था, जब मैंने लॉन्ग टू की बात की तो सिलेंडर इस तरह से बस्ट करेगा, ऐसे बस्ट करेगा। तो यहाँ पर जो सिग्मा सी की वैल्यू ज़्यादा है उसी प्रेशर के लिए, लेकिन सिग्मा एल की वैल्यू कम आ रही है, भाई जो प्रेशर होगा उसकी वजह से सिग्मा सी की वैल्यू ज़्यादा आएगी ना। जब सिग्मा सी की वैल्यू ज़्यादा आएगी इसीलिए सिलेंडर जब बस्ट होगा तो इसी तरह बस्ट होगा, ठीक है, इस तरह ही बस्ट होगा। तो ये लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनली। अब ये लॉन्गिट्यूडनली तो है, ये लेंथ नहीं है, देखो भाई ये लेंथ ही तो है, तो इसलिए लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनली आर मोर देन दोज ऑफ सरकमफ्रेंशियल फेलियर ऑफ द सिलेंडर। इसीलिए सिलेंडर फेल होगा तो सरकमफ्रेंशियल ही फेल होता है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से फेल होने के चांसेस बहुत कम है। उसी को सेव कर ले जाओ। तो हम लोग इसीलिए हमेशा जब भी डिजाइन करेंगे सिलेंडर तो सिग्मा सी के हिसाब से डिजाइन करते हैं। जो डायमीटर निकालेंगे, जो थिकनेस निकालेंगे वो सिग्मा सी के लॉन्ग निकालते हैं, ना कि सिग्मा एल के लॉन्ग। ओके, इफ द सिलेंडर इज ओपन एंड फ्री टू एक्सपेंड। अगर ये कह रहा है कि देखो भाई ये सिलेंडर मान लो इधर भी ओपन है और इधर भी ओपन कर दिया गया, खुला है ये, अब इसके अंदर फ्लूइड है कोई, ठीक। अब ये सिलेंडर एक्सपेंड फ्री है, एक्सपेंड होने के लिए, बढ़ने के लिए एक्सपेंड है। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज ऑल्सो जीरो। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि जो जब भाई इधर कोई रोकने वाला नहीं, इधर कोई रोकने वाला नहीं, तो इसके लेंथ के अलॉन्ग कोई स्ट्रेस जनरेट हो पाएगा। जब तक रेजिस्टिंग फोर्स नहीं आता है भाई साहब, तब तक ये आपका स्ट्रेस की बात नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब ये एक्सपेंड होने के लिए फ्री है और यहाँ पर जब क्लोज ही नहीं है तो ये इधर बढ़ेगा भी तो रेजिस्टिंग फोर्स आएगा नहीं। तो रेजिस्टिंग फोर्स नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका सिग्मा एल का वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ तक मैंने आपको फिनिश कर दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, बहुत ही आसान फॉर्मूले है, याद रखना। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत टफ नहीं आते हैं, इससे अच्छा स्कोर करने का आपका टॉपिक नहीं है, तो प्लीज़ इसको बहुत ही अच्छे से स्टडी करिए। जहाँ पर कहीं प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वहाँ से इसको पढ़ लूँगा और जो भी मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं उसमें इंप्रूव करूँगा। ओके, या फिर आपको कहते हैं मेरे को मेल कर दीजिए या मेरा मोबाइल नंबर है तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए मुझसे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, ठीक। अगर आप मेरे नए चैनल पर हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप देख रहे हैं तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, ओके। और इस वीडियो को थोड़ा सा कहते हैं आप शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स भी हों आपके जानने वाले जहाँ तक वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, तो हो सकता है ये लेक्चर आप उनको काफ़ी हेल्प करे। ओके, थैंक यू।